नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चौहान के और सुदर्शन के दर्शकों के लिए और भारतीय समाज के लिए प्रेरणादायी ऐसा एक नया शो हमने लाया है, सेवांजलि, जिसमें अपने जीवन का अपने कामों के साथ समाज का काम करते हुए सेवा करने वाले लोगों के जीवन को आपको हम बताएंगे और उससे उनके काम को भी हम अपना समर्थन देंगे और आपको भी उससे प्रेरणा देंगे। तो आज इस पहले एपिसोड में मैं स्वयं आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आ रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन में सेवा का एक ऐसा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है कि व्यक्तिगत जीवन की सफलता के साथ सामाजिक जीवन की सफलता भी कैसे जरूरी है। मैं स्वागत करता हूं नंद किशोर गर्ग जी का। आपका नमस्ते। स्वागत है। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले एपिसोड में मेरे को आप लेके आ रहे हैं। डॉक्टर नंद किशोर गर्ग शिक्षा और समाज सेवा की दुनिया का एक जाना माना नाम। दिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता के रूप में उन्होंने राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ी। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के संस्थापक। उनका जीवन शिक्षा, सेवा और संस्कार तीनों का अद्भुत संगम है। छात्रों के सर्वांगीण विकास और समाज के उत्थान के लिए उन्होंने निरंतर काम किया है। डॉक्टर गर्ग का मानना है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा आधार है। इसी दृष्टि से उन्होंने हजारों युवाओं को ज्ञान और संस्कार की रोशनी दी है। सेवांजलि एक ऐसा विषय है कि हमारे यहाँ तो कहा गया है कि पुरुषार्थ करना जितना जरूरी है, पराक्रम करना जितना जरूरी है, उतना ही सेवा करना जरूरी है, ताकि व्यक्ति के अंदर, स्वभाव के अंदर या उसके कर्मों के अंदर या उसके स्वभाव में अहंकार ना आ जाए। तो सेवा भी जरूरी है और समाज को इसी रूप में हम वापस दे सकते हैं। ये तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा आपका प्रारंभ जानना चाहेंगे कि बचपन कैसा बीता, आगे कैसे बढ़े। तो बचपन, जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म दिल्ली के बिल्कुल निकट ही जसौर खेड़ी बहादुरगढ़ के पास एक गांव है, केएमपी, हरियाणा। मूल रूप से उसी गांव के रहने वाले हैं। पिताजी वगैरह पार्टीशन से पहले ओकाड़ा शहर पाकिस्तान जिसमें आज है, वहाँ जाकर बस के काम कर रहे थे, व्यापार करते थे। और दुर्भाग्य से जब देश का विभाजन हुआ तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, परंतु हमारे दादाजी और एक ताऊ जी गाँव में उस टाइम भी रहते रहे, तो वापस आने को गाँव में आ गए। और गांव में आने के बाद काम नहीं, भरा बड़ा मकान, दुकानें सब छोड़ के आए पिताजी। मेरा जन्म 49 का है। तो आप संघ के स्वयंसेवक पहली बार कब बने, मतलब किस आयु में आप स्वयंसेवक बने? मैं 11वीं के बाद जब प्री इंजीनियरिंग कर रहा था, उस समय मैं सीधा शाखा में संपर्क मेरा, वो भी एक देवयोग से कबड्डी का शौक था। और मिनरवा शाखा बोलते हैं सोनीपत में, हम जहाँ रहते थे एक कमरे में, साई शाखा, तो वहाँ शाखा लगी हुई थी, हमें नहीं मालूम था क्या है। हम जाके खड़े थे तो उस समय जो वहाँ के नगर के संचालक या कार्यवाह थे खंडेलवाल जी, वो भी आज भी जीवित हैं, 99 के। उन्होंने पूछा खेलोगे? तो मैं कबड्डी का प्लेयर अच्छा था स्कूल लेवल पे, जोनल टीम में। मैं कहा हाँ, अच्छा खेले। तो हमें ये भी नहीं पता प्रार्थना क्या है क्या नहीं। आ जाया करो भाई। तो मैं कोई आ जाया करेंगे जी शाम को। अगले दिन मैं कॉलेज में गया तो वो बरामदे में खड़े हुआ करते, स्वभाव था उनका। और वहीं से आवाज लगा दी उन्होंने, नंद किशोर जी। हमें जी कहने वाला कौन आ गया? देखा पीछे तो कोई दिक्कत हो, कोई फीस में दिक्कत हो, कोई किताबों की दिक्कत हो, बेटा मैं हमेशा हाजिर हूँ। थोड़ी आत्मीयता सी लगी। तो उस दिन से शाखा आना जाना शुरू हो गया। विद्यार्थी परिषद के भी सदस्य बन गए, एनसीसी में थे। और उसके कारण से पहला प्रोजेक्ट भी विवेकानंद स्मारक का विद्यार्थी परिषद ने टेकअप किया था। 1 रुपए के कूपन थे। तब शुरू हो रहा था। शुरू हुआ तो वो भी एक काम मिल गया कि तुम्हें भी 100 रुपए इकट्ठे करने हैं, 100 लोगों तक जाना है। तो उसके बाद से थोड़ी ज्यादा जुड़ाव बढ़ गया, थोड़ा सा
गहराई भी हो गई और सौभाग्य मिल गया मुझे अपने उस काल में ही 72 में एमएससी करने के बाद संघ ने मुझे एक स्कूल का 11वीं तक का स्कूल था उसका सीधा प्रबंधक बना के अच्छा, और एक सेवा के काम में तो एक तरीके से वहां से सेवा शुरू हुई। शुरू तो मैं समझता हूँ वहां से पहले ही हो गई। हाँ जब 62 में चीन का युद्ध हुआ हाँ तो उस समय हमारे अग्निहोत्री जी आज याद आते हैं, हम्म, उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा कोष में इकट्ठा करके लाओ ये करो। फिर 65 में भी, 71 की लड़ाई में भी, तो मैं तीनों युद्धों में एक इसमें पढ़े, सेक्टर वार्डन भी पहुंच गया मैं पढ़ते पढ़ते ही। अच्छा, एमएससी करते करते ही बांग्लादेश के लिबरेशन में भी भाग लेने का अवसर मिल गया संघ के कारण, विद्यार्थी परिषद के कारण। और पहला चुनाव भी हंसराज कॉलेज में वहाँ की पार्लियामेंट का लड़े और हम निर्विरोध बन गए और वहाँ बलराज मधोग जी आए थे, तो एक संपर्क शुरू हो गया और एक अच्छा लगने लगा। तो प्रचारक बनने का लगभग मन बनाया हुआ था। तो घर वालों को थोड़ा बहुत शायद कोई इंडिकेशन लग गया, मेरे रिजल्ट आने से पहले ही विवाह कर दिया ताकि प्रचारक ना जाए। परंतु मैंने फिर भी तय किया घर वालों से भी कि मैं 9 बजे से पहले मुझे कोई काम नहीं बताओगे, मैं प्रातः शाखाओं में रहूंगा और 6 बजे के बाद में व्यापार नहीं करूंगा। अच्छा, और पत्नी से भी एक प्रॉमिस हो गया कि जो मेरे कजन थे जो लेक्चरर थे, जो सैलरी इनकी आती है उतने की मेरी गारंटी, तो अपने को उसमें रहना सीख लो। परिवार जॉइंट था, मेरे से 4 छोटे भाई बहन, तो सबने सहयोग दिया। परंतु मार्गदर्शन अग्निहोत्री जी का भी लास्ट तक मिला और अध्यापक भी आज भी, उनके बाद प्रिंसिपल बने वो भी जीवित हैं, 98 हो गए होंगे, रूप नारायण ओझा जी, बीएल महाजन सर और अब कई लोग जीवित हैं। तो मुझे ये सानिध्य मिलता गया और मेरे इरादों में, इसी को कहते हैं विद्यार्थी परिषद में कि जीवन दृष्टि लेके काम करना, कि आप व्यक्तिगत कुछ भी काम करो लेकिन एक जीवन दृष्टि लेकर आपने उसको आगे बढ़ाया। आप विधायक बने, 3 बार विधायक, उससे पहले काउंसलर बना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अच्छा, और उससे पहले मैं नॉमिनेशन भर, कॉलेज का इलेक्शन, फिर आप इमरजेंसी में जेल जाना। फिर सबसे बड़ी बात थी कि अधिकारियों ने कहा कि जाना है सत्याग्रह करना, तो करके गए। जबकि मेरे बच्चा 6 महीने का था और दूसरा समझो 2 साल का कितने था। महीने अंदर रहे? मैं 2 महीने के करीब अच्छा, सत्याग्रह करके गए। और सत्याग्रह के बाद भी एसडीएम बोलता है तुम क्यों नहीं बाहर जा रहे भाई, सब बातचीत हो गई है। एसडीएम बाई चांस बाद में पता चला जीके मरवा पुराना विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। उसने मेरा पहला केस है जिसने मुझे बॉन्ड भरवा के, मगर मैं कोर्ट से मुझे आप यदि छोड़ें तो मैं बॉन्ड भरूंगा, नहीं तो नहीं। मैं जेल से बाहर, फिर घर वाले लेने आएंगे, फिर कोई 5,000 रुपये मांगेगा, मैं वो नहीं करने वाला। तो उन्होंने 10 फरवरी को उनके मन में आ गया, कहना चाहिए यहीं से पर्सनल बॉन्ड भर दो, और कोर्ट से ही छोड़ दिया। पहला केस था। अच्छा, आपने कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बच्चे तैयार किए यूपीएससी के लिए। इस साल भी हमारे यूपीएससी में 5th रैंक आकाश गर्ग हमारा बीटेक का स्टूडेंट है। और हर साल 2-3 बच्चे अपने कॉलेज से और संकल्प के माध्यम से तो लगभग 50% बच्चे हम देश को जो दे पा रहे हैं। मैं 1988 से जो संघ का प्रोजेक्ट है माननीय प्रेम जी गोयल के कहने से शुरू कराया था, और संतोष जी तनेजा उसको आज भी देख रहे हैं इस उम्र में। और हमें संतुष्टि है कि आधे बच्चे यूपीएससी में हमसे संपर्कित ही चुने जा रहे हैं। ये जो प्रेरणा मिली आपको, इसके पीछे क्या कोई ऐसी घटना है? संघ के विचार और प्रचारकों का संपर्क तो आपने बताया है, लेकिन फिर भी आदमी इतना डेडिकेशन की तरफ, खास करके जब खुद के पैसे कमाने का इतना बड़ा अवसर हो, तब वो छोड़कर समाज के कामों में देता है, तो कोई दिव्य बड़ी प्रेरणा ही होती है। वो क्या थी? मेरे लिए इस काम के लिए प्रेरणा अशोक सिंघल जी रहे, रज्जू भैया जी वो तो रहे। जबकि अशोक जी तो संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। अशोक जी हमारे प्रांत प्रचारक जब थे तो सेवा भारती शुरू किया था अशोक जी के कारण विष्णु जी ने। तो मैं सेवा भारती का पहले दिन से राजनीति में रहते हुए एकमात्र मैं कह सकता हूँ मैं कि जो संघ के जितने संगठन हैं, जितने भी, उन सब में काम करने का
अवसर मिला भारतीय मजदूर संघ, क्योंकि मैं मजदूर क्षेत्र का प्रतिनिधि था। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से बहुत निकट का परिचय। मैं देखा ये लोग, अशोक जी इतने अमीर परिवार से कि मेरा उनसे व्यापारिक रिश्ता था, उनके भाइयों से। ये आदमी एमटेक भी है, देश में कंप्यूटर सबसे पहले मेंटेनेंस का काम इनके परिवार करता है, मेवाड़ ऑयल एंड जनरल मिल्स इतना बड़ा है, पेस्टिसाइड का बड़ा काम है। ये लोग जब इतना कर सकते हैं तो मैं अशोक सिंघल जी को उस रेंज में लाया कि मैं अपना हॉस्पिटल, जब महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाई बाग बनाया, तो उसका उद्घाटन करने के लिए अशोक सिंघल जी को लेके आया। और इस कॉलेज का भूमि पूजन जब करना था तो अशोक सिंघल जी। अभी आप बाकी आपको देख रहे लोगों को क्या संदेश देंगे? सेवांजलि एक सेवा भाव लोग मन में कैसा लाए और क्या उनका फोकस हो? मैं तो एक बात जानता हूँ, सेवा परम धर्म है। इससे किसकी सेवा कर रहे हैं इसकी चिंता मत करो, मानवता की सेवा करनी। और मानवता की सेवा में कोई एहसान नहीं कर रहे। आखिर हम पर भी तो गई पीढ़ियों के बहुत बड़े वो करके गए काम, तो आज आर्यभट्ट ने कुछ चीजें की थी तो हमें काम आ रही हैं, तो आज हम कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व है। किसके लिए कर रहे हैं? अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी मानवता के लिए। इसलिए कोई किसी पे एहसान नहीं, और करना सबको चाहिए। ये हमारे सनातन परंपरा वेदों से लेके आज तक, और कोई भी धर्म ये मना नहीं करता। इवन इस्लाम में भी कहीं सेवा का उसमें भी प्रशंसा ही है, सिक्खी में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्रिश्चियनिटी तो सेवा के नाम पर ही क्रिश्चियन बनाने का जालसाजी जो करते थे वो भी अब लगभग रुक गया है। चर्च बिक रहे हों, मंदिर खुल रहे हों, और एक संदेश है कि निराश ना हो। स्पेन कभी 700-800 साल टोटल इस्लामिक हो गया था, और जब करवट बदली, इस जुम्मे के दिन तक या तो स्पेन छोड़ो या इस्लाम छोड़ो, और लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, वहां रुक गए। तो आज उससे देखो कि जिसे नहीं कन्वर्ट होगी, मास कन्वर्शन होगा। सनातन क्यों? हमारा धर्म नहीं है, हम तो वे ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। और एआई आने के बाद धर्म के नजदीक लोग ज्यादा आएंगे और समझेंगे, ज्यादा जल्दी उत्तर मिलेंगे, और सबका भला हो। किसी महान पुरुष के पीछे एक मजबूत जीवन साथी होता है। हम मिलते हैं उनकी धर्मपत्नी से, जिन्होंने जीवन भर साथ दिया, एक पत्नी नहीं, एक साथी बनकर। ये सामाजिक उसमें लगे रहते थे, मैं घर में लगी रहती थी। घर का काम भी, पहले इतने नौकर नाकर नहीं होते थे, तो घर का काम भी करना होता था, बच्चे भी संभालने होते थे, तो इस वजह से महसूस भी कम होता था बाहर है, काम में लगे रहे तो। हाँ, 2 महीने के लिए जब जेल गए थे तो पीछे से संभाला था, बच्चों को भी, घर को भी। हफ्ते भर में 500 लोग आते हैं, 5-7 रोज आते हैं। अभी भी आते हैं, समझाते हैं, अच्छे ढंग से समझाते हैं। राजनीतिक सामाजिक होशियार हैं, दिमाग तेज है, बोलते नहीं। भाषण देना होता मुँह जवानी देते, देखते नहीं है किस चीज पे भी। एक पिता जिनकी आंखों में अनुशासन था और दिल में अथाह स्नेह। परिवार से, पिताजी से यही सीखा है कि जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, उसके लिए अपने आप को आप अच्छी तरीके से तैयार करें, और देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति जो संस्कार मिले हैं उसकी वजह से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में बहुत आसानी मिलती है। हमारे परिवार का एक पिताजी के माध्यम से जो शुरुआत हुई थी वो धार्मिक स्थलों के नवीनीकरण या डेवलपमेंट की बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में काफ़ी काम किए हैं, और उनका लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है। और हमारी जो नई जनरेशन्स हैं वो भी उसी मार्गदर्शन और उसी जो ज्ञान मिला हमारे को, उसी के तहत बहुत अच्छी तरह काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पापा से हम यही सीखे हैं कि समाज से इतना कुछ लेते हैं हम हर वक्त, तो समाज को कुछ तो देना है हमें। खासकर जो अभावग्रस्त लोग हैं उनकी किस तरह से सेवा की जाए, या उनको ओवर अ पीरियड समाज की मुख्य धारा से किस तरह जोड़ा जाए, वो सीखा है हमने। अब सुनिए उनकी बहुओं से, जिन्होंने उन्हें केवल ससुर ही नहीं बल्कि परिवार का मजबूत आधार माना।
हमें जब भी उनकी ज़रूरत होती थी वो हमारी परेशानी को बिना बताए समझ जाते थे। सब तरह के मतलब बड़े छोटे सब तरह के, आपको सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट ही रखना है। बिजी टाइम के अंदर से भी हमारे लिए टाइम निकाल लेते थे। बहुत शौक है उन्हें ताश खेलने का, एक्स्ट्रा एक्टिव रहता है। उनकी स्ट्रेंथ उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात तो उसका नाम डैडी ने रखा है। हम 9 महीने तक उसका नाम नहीं रख सके थे, तो डैडी ने कहा हो गया, तुम सब ने कर लिया, अब मैं इसका नाम फाइनल कर दूं। तुम 50 लोगों की फैमिली हो के इसका नाम नहीं रख सके ना, तो उन्होंने अचानक बस रख दिया कि मैंने इसका नाम सुकृति रख दिया। अब तुम्हें बहुत टाइम दिया था मैंने, अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैंने रख दिया इसका नाम। सभी बच्चों के नाम डैडी ने ऐसे ही रखे हैं। हाँ, जब मेरी बड़ी बेटी का स्कूल एडमिशन होना था तो उसका एडमिशन हुआ नहीं कहीं भी। वो 6 महीने घर में थी और ट्राई कर रहे थे कि हम सही स्कूल में भेजें, पर कहीं हुआ नहीं। उस टाइम सिस्टम्स बड़े थे कि हमारी कहीं भी आई नहीं उसके लिए लिस्ट। तो जब डैडी घर आते, पहले तो मैं अपनी बेटी को आगे कर देती, फिर मम्मी आगे आ जाती कि क्या कर रहे हो, कुछ तो करो इसके एडमिशन की। आप तो पोस्ट पर भी हो, एमएलए हो, जब भी नहीं करे डैडी, ऐसे रेकमेंड नहीं करूँगा मैं किसी को कि भी मेरी पोती है तो इसलिए कर दो, हो गया तो ठीक है। तब डैडी ने मुझे कहा कि इसके स्कूल के तो आज प्रॉब्लम मैं समझ गया, पर जब ये कॉलेज में जाने लायक हो जाएगी तो मैं कॉलेज ज़रूर बना दूंगा। वो डैडी ने पूरा कर दिया। आई थिंक सो 2000 में कॉलेज स्टार्ट कर दिया था डैडी ने। एक पिता की तरह ही डैडी ने मेरे को ट्रीट करा। पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा ही रही है। जैसे सामाजिक उसमें रहते थे, लेकिन घर पे पूरा ध्यान दिया है डैडी ने, और डैडी समझते भी बहुत अच्छे से हैं हम लोग को। मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ बाबा के पास जाओ, बैठो, नॉलेज लो। जितनी नॉलेज डैडी के पास है आई थिंक किसी के पास नहीं होगी दुनिया में। एक्टिव बहुत हैं, डिसिप्लिन बहुत हैं डैडी, एंड मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों में भी ये सब आए। और दादाजी, जिनके साथ बिताए पलों को पोते पोतियां आज भी अपने जीवन का सबसे बड़ा तोहफा मानते हैं। मेरा नाम सुकृति गर्ग है। मैं नंद किशोर जी की सबसे बड़ी ग्रैंड डॉटर हूँ, द फर्स्ट इन द जनरेशन। जो सबसे फॉन्ड मेमोरी मेरी उनसे है वो हमेशा से रही है जब एमएलए का वो मेरे सामने 2 बार पद जीते। हमने देखा घर पे कितने सारे लोग आते हैं, कितना बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो मैंने अपनी लाइफ में उनको हमेशा इसी रोल में देखा है कि हमेशा से उन्होंने हेल्प करी है लोगों की, और लोगों की सुनी है, जो मेजॉरिटी कोई करता नहीं है आजकल। बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे दादू हैं जो इतने बड़े पद पे हैं, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है उनको दुनिया में। मेरा नाम विनायक गर्ग है। मैं नंद किशोर बाबा का एल्डेस्ट ग्रैंडसन हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में कि मेरे दादाजी भी एक सेलिब्रिटी है। हाय, मैं वासु गर्ग और मैं घर का सबसे छोटा पोता और बच्चा हूँ, सबका चहीता और लाडला। जब से मेरे को याद है दादाजी कभी कोई चीज़ करने से पीछे नहीं हटते थे। उनको हर चीज़ का ज्ञान रहता है। जब भी उनके पास जाओ कुछ नया ही सीख के वापस आता था मैं। उनसे मेरे को यही सीखना है कि एक अच्छा इंसान बनना है और ढेर सारी नॉलेज लेनी है। मेरा नाम विदांश है। मैं कॉलेज में हूँ, 4th ईयर में। मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे को इसकी इंस्पिरेशन बाबा से ही मिली है। बाबा कभी कभार ये करते हैं कि एक बुक देते हैं पढ़ के आने के लिए और कहते हैं कि पढ़ के आ, फिर मैं इससे क्वेश्चंस पूछूंगा तुझसे। बाबा कहते हैं कभी कभार कि एक आर्टिकल लिख के दे, इसके देखो 500 रुपये इनाम दूंगा। ऐसे बाबा करते रहते हैं। मैं घर में सबसे छोटी ग्रैंड डॉटर हूँ। मेरा नाम दादू ने ही रखा था कि लोग ऐसे रिकग्नाइज करते हैं उनका एफर्ट जो भी उन्होंने करा है बाकी सब के लिए। मैं दादाजी से सीखना चाहती हूँ कि उनकी तरह मैं पेशेंट और काम कंपोज रहूँ। मेरे को बुक लिखने का मन था तो मेरे को वो मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, बट उन्होंने मुझे पुश करा कि लिखो, कुछ अलग अलग फील्ड्स में देखो, ट्राई करो, कुछ खराब भी क्या ही हो रहा है इसमें, करना चाहिए। तो अभी मैंने लिख ली बुक, वो पब्लिश भी हो गई ऐसे 2 दिन पहले। मेरी बुक का नाम विदाउट मी नोइंग है। भाई के रूप में उनका साथ कैसा था, आइए जानते हैं उनके भाई की यादों से। हम 5 भाई 2 बहनें हैं और नंद किशोर जी मुझसे 9-10 वर्ष बड़े हैं। प्रेरणा लेते हुए हम भी बचपन से ही 1970 से संघ की शाखाओं में जाना प्रारंभ किया। हम पंजई बाग में अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े, तो नंद किशोर जी तो जुड़े, हम सब भाई भी ट्रस्टी के रूप में, सदस्य कार्यकारिणी के रूप में या अनेक पदों पर हमें सेवा का मौका मिला। इनका जो ब्रेन है वो बहुत शार्प है और मेमोरी भी बहुत शार्प है, और
ईमानदारी जो है ना, वो चाहे आज के इस युग में या 50 साल पहले से भी ईमानदारी को ढूंढना जरा आजकल, या ईमानदार व्यक्ति को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि विचारों का प्रकाश है। यही दर्शन लेकर डॉक्टर गर्ग जी ने विश्वविद्यालय की नींव रखी। आइए सुनते हैं उनके शिक्षकों से, जिन्होंने उन्हें छात्र और फिर विचारक के रूप में देखा। नंदकिशोर जी उस समय चौथी क्लास में पढ़ा करते थे। थोड़ी इनकी रुचि राजनीति में देखी और आहिस्ता आहिस्ता 10वीं तक इसने आरएसएस में जाना शुरू कर दिया। उनकी ताकत, उनका अपना संयम ही है जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सब कुछ अपने अंदर रख करके, जैसे ये पार्टीशन से आए पाकिस्तान से, तो उस वक्त तो सब लोगों की हालत ऐसी वैसी ही थी, कभी मिल गई कभी नहीं मिली, तो फिर भी ऐसे समय में परिवार को एकजुट रखना और उनके अंदर एकता की भावना बनाए रखना छोटी बात नहीं है। हर महान सपना एक सोच से शुरू होता है और उस सोच को साकार करने वाले थे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। उनका सपना था एक ऐसा शिक्षण संस्थान जहां आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार भी मिले। इसी संकल्प से जन्म हुआ महाराजा अग्रसेन कॉलेज का। शुरुआत चुनौतियों से भरी थी, लेकिन सेवा और शिक्षा के प्रति उनकी निष्ठा ने सब आसान कर दिया। आज यह कॉलेज हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा ही नहीं बल्कि जीवन जीने की दिशा भी दे रहा है। महाराजा अग्रसेन कॉलेज, डॉक्टर गर्ग की सेवा और समर्पण की जीवंत मिसाल। आइए जानते हैं उनके सहयोगियों और एडमिनिस्ट्रेटर से उनके बारे में। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले 50 वर्षों से लगभग मैं माननीय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी के संपर्क में हूँ और साथ मिलकर बहुत तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, समाज सेवा के बहुत से कार्य मिलकर करने और देखने का अवसर मिला है। अगर ऐसा एक वाक्य होता है कि एक बच्चा आता है और कहता है कि मेरे एग्ज़ाम उत्तीर्ण कर लिया, मेरी एडमिशन हो रही है, पर मेरे पास फ़ी देने के लिए पैसा नहीं है, चेयरमैन सर को पता लगता है तो उसको डॉक्टर साहब बुलाते हैं और उसकी बात पूछ के और तुरंत आदेश देते हैं कि इसकी आगे की फ़ीस नहीं दी जाए, इसका इंतज़ाम मैं करूँ। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग इस संस्थान के संस्थापक हैं और उनकी इच्छा हमेशा अपने पूर्वजों को स्मरण करने और करवाने की रहती है। नए घर में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, नए घर में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। ये तो आप हैं संभाले हैं गिरती दीवारों को, ये तो आप हैं संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। और डॉक्टर नंदकिशोर जी का स्वभाव वो राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि, लेकिन हर व्यक्ति की चिंता करना ये उनका स्वभाव है। नंदकिशोर जी के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं है कि वो कितनी हिम्मत है उनके अंदर। ये नहीं सोचते हैं कि भी हम कोई समस्या लेके जाते हैं तो उनके चेहरे पर कभी वो समस्या हावी नहीं होती है। और हम जो सेवा करेंगे उसके ऑक्सीजन पर अगली पीढ़ी जिएगी। इसी को सेवा का मार्ग से राष्ट्र की सेवा और प्रकृति की सेवा कहते हैं। ऐसे एक सेवांजलि के साधक को आज हमने आपके सामने लाए थे सुदर्शन पर। अगर आप भी किसी को जानते हैं और चाहते हैं कि उनका जीवन हम सुदर्शन पर दिखाएं और बाकी लोगों को उनसे प्रेरणा मिले तो हमको ज़रूर बताएं।